नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। अब अगले साल होने वाले लोकसभा और हरियाणा के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी तो गदगद है, क्योंकि 3 बड़े राज्य जिसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, यहां प्रचंड बहुमत मिला है, तो कांग्रेस को सिर्फ तेलंगाना से संतुष्टि करनी पड़ी है। हालांकि इन 3 राज्यों में सीएम के नाम को लेकर के अभी भी माथापच्ची हो रही है। अब किसके सिर ये ताज सजेगा, ये देखना होगा। लेकिन 5 राज्यों में हुए इन चुनाव को 2024 के पहले के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। और अब यहां पर सवाल यह है कि इन नतीजों का असर 2024 में क्या दिखाई देगा और अगले साल होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनाव में इन चुनाव परिणामों का क्या असर पड़ेगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। भाजपा ने सेवा और सुशासन की राजनीति का नया मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है। हमारी नीति और निर्णयों के मूल में सिर्फ और सिर्फ देश है, देशवासी है, भारत माता की जय, यही हमारा मंत्र है। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। ये चुनाव नतीजे कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन के लिए भी बहुत बड़ा सबक है। चारों प्रदेशों की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो रूट लेवल पर जिन्होंने काम करके इन सब प्रदेशों में सरकार लाने का जो काम किया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। जो कांग्रेस के लोग भी कहा करते रहे हैं लगातार, उनकी एक बात को मैं बड़ा करता हूं कि इन चुनाव का बहुत बड़ा इम्पैक्ट 2024 के चुनाव में आएगा। मैं उनकी इस बात को बड़ा करता हूं। निश्चित रूप से चाहे लोकसभा के चुनाव हो और चाहे हरियाणा के चुनाव हो, 2024 के इसका इम्पैक्ट निश्चित रूप से आएगा। जनमत जो आया है क्लियरली दिखा है कि कांग्रेस को तीनों प्रदेशों में जहाँ कांग्रेस पिछली बार जीती थी, लोगों ने नकारा। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस का अपराध दिखा है। मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी टीम के तौर पर काम किया, उसका लाभ राजस्थान में भी बहुत बड़े स्केल पे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला है। हमारे भी जो उम्मीदवार राजस्थान में थे, मैं सबका धन्यवाद करूंगा। सबने चुनाव लड़ा, लगभग 19 सीटों के ऊपर हमारे उम्मीदवारों ने पहली बार पार्टी के सिंबल को पहुंचाया है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूं, जनमत को स्वीकारता हूं। पर हमारे लिए एक चीज खुशी की बात है कि राजस्थान के अंदर पार्टी की एंट्री हुई है। कई सीटों पर सेकंड और थर्ड पोजीशन पर हमारे उम्मीदवार आए हैं और आगे भी इस विस्तार को और मजबूती से लेकर। अब देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जो पार्टी जीतती है वो अपनी जीत को लेकर के जनता का आभार व्यक्त करती है, तो जो पार्टी हारती है वो भी जनता के इस निर्णय को सराखों पर रखती है और सभी अपनी अपनी तरह से इसका जो विश्लेषण है वो करते हैं। लेकिन ये 3 राज्यों के चुनाव इसलिए बेहद महत्वपूर्ण थे क्योंकि अब 24 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और इसको सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था और ये बात लगभग सभी पार्टियां कह रही थी। लेकिन अब ये जो परिणाम आए हैं उसके बाद इसका इंपैक्ट 24 में क्या होगा, यानी कि 24
विधानसभा चुनाव भी हरियाणा के और लोकसभा चुनाव होने हैं देश के अंदर। अब इसी को लेकर क्या चर्चा करते हैं, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। प्रवीण अत्रे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रवीण अत्रे जी, स्वागत है आपका चर्चा में। मनदीप बिश्नोई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनदीप बिश्नोई जी, आपका स्वागत। मनीष खटाना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष खटाना जी, आपका स्वागत। और निवान शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। निवान जी, आपका भी स्वागत है। प्रवीण जी, आपसे चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले तो भाई 3 राज्यों में आपको मिली जीत के लिए बधाई आपको, लेकिन एक राज्य जहां पर आप लोग कोशिश कर रहे थे, आप लोग कह रहे हैं कि आप बढ़े हैं वहां पर थोड़ा, लेकिन तेलंगाना में वो अपेक्षित सफलता आपको नहीं मिली। अब ये जो परिणाम आए चुनाव के, इसको अगर मैं देखूं बड़े परिप्रेक्ष्य में, एक तो लोकसभा चुनावों के लिहाज से और दूसरा ये है कि फिर हरियाणा के विधानसभा चुनाव के भी लिहाज से, कैसे मानते हैं और इस जीत को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? प्रवीण। देखिए आयुष भाई, पहले तो आपका धन्यवाद जो आपने हमें शुभकामनाएं बधाई दी, और धन्यवाद इन तीनों प्रदेश की जनता का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का, और जिन भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के नेताओं की वहां पे ड्यूटी लगी, जिन्होंने चुनाव में वहां पे बहुत मेहनत की, उनको भी इस बात का श्रेय हमें देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी मेहनत इसके अंदर शामिल है। ये जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को आयुष भाई मिली है, इसका श्रेय माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और तीनों प्रदेशों की जनता ने अपना मत देते हुए माननीय प्रधानमंत्री की गारंटी पे विश्वास किया, वो दिखाता है कि जो कांग्रेस की फ्री बीज की राजनीति थी, देखिए जिस जिस राजनीतिक दल ने फ्री बीज की राजनीति करने का प्रयास किया, तीनों राज्यों में उन राजनीतिक दलों को वहां की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। और जहां तक बात आयुष भाई जो आपने कहा कि हरियाणा में प्रभाव, देखिए बहुत से राजनीतिक दल, खासतौर पर मैं कांग्रेस की बात करूंगा, लगातार एक बात कहते थे कि तीनों इन राज्यों के चुनाव जो है वो सेमीफाइनल होगा 2024 का। हुड्डा साहब ने तो यहां तक कह दिया था कि राजस्थान का परिणाम जो है हरियाणा के ऊपर असर डालेगा। अगर हम उनकी बात को ही समझ लें या मान लें, तो उससे एक बात समझ साफ नजर आती है कि आने वाले चुनाव में, चाहे लोकसभा की बात करें या विधानसभा की बात करें, हरियाणा में भी विपक्षियों का सुपड़ा साफ हो जाएगा, जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब लगातार अपने बयानों में कहते रहे। आयुष भाई, देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से इन तीनों राज्यों की जनता ने अपने मत का उपयोग किया और भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं, नीति और घोषणाओं पे विश्वास किया, वो एक चीज दिखाता है कि मतदाता इस बात को बेहतर जानता है कि जो हमारे विरोधी राजनीतिक दल है, उनका प्रयास था कि मतदाता को जात पात में बांट दो, तुष्टीकरण की राजनीति करो, और मतदाता ने इस बात को समझा। इसी तरह का प्रयास कांग्रेस ने हरियाणा में भी पिछले कुछ समय से शुरू किया था। जिस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के पिछले कुछ समय में अलग अलग तरह के बयान आने शुरू हो गए थे कि फला जाति का डिप्टी सीएम बना देंगे, फला जाति का डिप्टी सीएम बना देंगे, वो चीज दिखाने लगी थी कि हरियाणा प्रदेश में विपक्ष के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 9 साल जिस तरह से हरियाणा प्रदेश में सरकार चलाई और हर मुद्दे को एड्रेस किया, तो विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया। जब विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाता है, तो कांग्रेस की तो परिपाटी है या सोच है, वो जात पात की राजनीति को उतराती है, और वो हमने देखा भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के बयान जो लगातार आए उनके। नहीं प्रवीण जी, इसमें एक चीज और मैं ऐड करूंगा, जात पात वाला तो खैर आपने उसका जवाब दे दिया, क्योंकि मैं इस विषय पर आ रहा था, क्योंकि राहुल गांधी जी को हम लोग सुन रहे थे, वो हर रैली में इस बात को कह रहे थे कि जातिगत जनगणना अब कांग्रेस अगर आएगी सेंटर के अंदर तो पूरे देश में करवाएगी, जिन जिन स्टेट में आएगी वहां करवाएगी। बहरहाल अब तो जनता ने जवाब दिया। ओपीएस एक बड़ा मुद्दा था और हम लोगों ने देखा ये मुद्दा इनका काम किया। एक तो हम लोगों ने हिमाचल में देखा, दूसरा हम लोगों ने कर्नाटका के अंदर भी देखा, लेकिन यहां पर ओपीएस उस तरीके से नहीं दिखा, क्योंकि अब आप लोग प्रचंड बहुमत के साथ हैं। क्या हरियाणा के अंदर ये जो मुद्दा बन रहा था, आपको लग रहा है डाइल्यूट हुआ है थोड़ा? नहीं, देखिए आयुष भाई, पहले तो हमें समझना पड़ेगा, अगर हम हिमाचल की बात करते हैं और कर्नाटक की बात करते हैं, विशेष तौर पे अगर जब हम ओपीएस का जिक्र करते हैं, आप अगर हिमाचल के चुनाव के परिणामों को देखेंगे, वहां पे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो मत अंतर है वो मात्र 0.7% है, बहुत थोड़ा मार्जिन। और उसके पीछे के कुछ स्थानीय कारण थे। उसमें कारण यह भी था कि लगभग 19 सीटों पे हमारी पार्टी के कुछ लोग चुनाव में खड़े हो गए थे इंडिपेंडेंट के तौर पे, और भी बहुत से कारण थे। अगर हम कहते हैं कि ओपीएस की वजह से कांग्रेस को वहां पे जीत मिल गई थी, मुझे लगता है वो सही विश्लेषण नहीं है, क्योंकि मतदाता इतना जागरूक है। मतदाता एक सीधा सा सवाल पूछता है कि जिस राजनीतिक दल ने सत्ता में रहते हुए ओपीएस को बंद किया, विशेष तौर पर हरियाणा में हुड्डा साहब ने ओपीएस बंद की थी,
उसी तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बतौर प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के अंदर अपने भाषण में यह कहते हुए निर्णय दिया कि ओपीएस देश की इकोनॉमी के लिए डिजास्टर है। उस वक्त जो आर्थिक सलाहकार थे डॉक्टर मोन्टेक सिंह आलूवालिया, वो लगातार कहते रहे कि ओपीएस जो है डिजास्टर है। वित्त मंत्री जो है पी चिदम्बरम साहब, वो कहते रहे ओपीएस डिजास्टर है। इसी तरह से जातिगत जनगणना की बात कीजिए, अंग्रेजों के समय में कास्ट सेंसस होता था, लेकिन किनकी सरकार में आके कास्ट सेंसस रुका? वो कांग्रेस ही थी, और लगातार देश में कांग्रेस की सरकार रही उसके बाद। अगर इनको कास्ट सेंसस के ऊपर इतना विश्वास था या ये चाहते थे हो, तो अपनी सरकार में क्यों नहीं करवाया? अपनी सरकार में उसको क्यों रोका? तो कहने का मतलब ये है कि जनता इस बात को समझती है कि ये लोग एक ढोंग कर रहे हैं, यही लोग हैं रोकने वाले। और आज ये लोग जब सत्ता से दूर हो गए तो सत्ता लोलुपता प्रवीण जी, एक छोटा सा सवाल और आज के परिप्रेक्ष्य में ले लेता हूं, उसके बाद मैं खटाना जी का रुख कर रहा हूं। आज फिर दीपेंद्र हुड्डा हम लोग देख रहे थे, रोहतक पहुंचे हुए थे, वहां उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराया, कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी जेजेपी जा रही है और भूपेंद्र हुड्डा की सरकार आ रही है। वो आज भी इस बात को कह रहे हैं, कल ही चुनाव परिणाम आया है, कैसे देखेंगे इसको? जी देखिए मैं बताता हूँ, होता यह है कि दीपेंद्र हुड्डा भी ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हैं, भूपेंद्र हुड्डा भी जानते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस का कुछ होने वाला नहीं। हरियाणा में कांग्रेस की राजनीति खत्म हो चुकी है, क्योंकि आज से 6 दिन पहले भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे थे कि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है, लेकिन जब नतीजे आए तो वो हमारे सामने है। तो ऐसा तो है नहीं कि दीपेंद्र हुड्डा कोई बहुत बड़े जोशी हैं, लेकिन ये लोग वो हैं जो अपने कार्यकर्ता को मोबिलाइज करने के लिए, या यूं कहिए कि जिन लोगों को झूठ बोल के इन्होंने बरगला रखा है, उनको मोबिलाइज रखने के लिए इस तरह के बयान देते हैं। इनकी कोशिश ये रहती है कि कार्यकर्ता के घर ना बैठ जाए, क्योंकि इस वक्त कार्यकर्ता कांग्रेस के जो लोग हैं, जो कांग्रेस में मित्र हैं हमारे, वो भी इस बात को देख चुके हैं कि कांग्रेस जिस तरह की राजनीति कर रही है, जैसा तुष्टीकरण की राजनीति राजस्थान में कांग्रेस ने की, उसका नतीजा कांग्रेस ने भुगत लिया। आपको कन्हैया लाल वाला एपिसोड याद होगा, और तुष्टीकरण की सारी सीमाएं वहां पे कांग्रेस ला गई। कन्हैया लाल की गर्दन उतार दी जाती है तो मुआवजा मिलता है 5 लाख रुपए, और दूसरे समुदाय से एक बच्चा जो है रोड रेस में मारा जाता है। ठीक है प्रवीण जी, मुझे लगता है कि आज तो इस विषय पर खैर क्या बोलना है, वहां की जनता ने ही इस विषय पर बोल दिया है, जवाब दे दिया है, मैंडेट आपको दे दिया, आप सरकार बना रहे हैं वहां पे। मैं खटाना जी का रुख करता हूं। खटाना जी, एक राज्य में आप जीते हैं, उसके लिए मैं आपको जरूर बधाई दूंगा, हालांकि कुछ अपेक्षित सफलताएं आपको नहीं मिली जहां पर आप उम्मीद कर रहे थे, लेकिन खटाना जी क्या कारण रहे? क्योंकि माहौल भी था, खासतौर से अगर हम लोग मध्य प्रदेश में देखें, छत्तीसगढ़ तो आप लोगों के लिए सबसे सेफ माना जा रहा था कि वहां पे भूपेश बघेल जी ने बड़ा अच्छा काम किया। क्या कारण आपको नजर आ रहे हैं कि जो सफलता आप लोग उम्मीद कर रहे थे वो नहीं मिली? तेलंगाना में जरूर मिली आपको। मनीष जी देखिए, बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि जो परिणाम की हम अपेक्षा कर रहे थे वो परिणाम हमें नहीं मिले, लेकिन इसके दूसरी ओर एक वास्तविकता ये भी है कि कांग्रेस पार्टी को इन राज्यों में 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले और बीजेपी को 4 करोड़ 81 लाख वोट मिले, लगभग 9 लाख वोट कम मिले। चलो वो जो वोट परसेंटेज हमारी ज्यादा हुई, उनकी कम हुई, लेकिन उसके बाद हम सरकार नहीं बना पाए। उसके लिए पार्टी और मंथन करेगी, और हमारी वो पार्टी है जो हमेशा, जिसने आजादी के टाइम से लेकर आज तक मेहनत करी है। और जो मेरे भाई बार बार हुड्डा साहब के लिए कह रहे हैं कि हुड्डा साहब ने ये कहा था, हुड्डा साहब ने वो कहा था, और दीपेंद्र हुड्डा ने आज पानीपत में ये कह दिया, आज रोहतक में, तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये नहीं कह रहे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आ रही है। हरियाणा की जनता, जो मेरे भाई कह रहे थे कि अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज, तो मेरी बात सुने, जब 750 किसान शहीद हुए, आज किसान वर्ग हुड्डा साहब के साथ है। हरियाणा का जवान जिसको 4 साल की नौकरी पे लिए इन्होंने दिहाड़ी के मजदूर की तरह भेज दिया, आज जवान हुड्डा साहब के साथ है। आज हरियाणा का खिलाड़ी, हरियाणा का पहलवान, जिनको इन्होंने दिल्ली की सड़कों पर लेटा लेटा कर पीटा, आज वो हुड्डा साहब के साथ है। कर्मचारी, जिन कर्मचारियों की मांगों को लेकर उनके सर फोड़ने का काम करा, हरियाणा के नंबरदार, हरियाणा के सरपंच, और हरियाणा का सबसे बड़ी तादाद हरियाणा के बेरोजगार युवा, वो हुड्डा साहब के साथ है। जिन महिलाओं के सम्मान में हुड्डा साहब खड़े हुए विधानसभा के अंदर, और खट्टर साहब ने ये कहा अपने मंत्री के बचाव में कि नहीं लूंगा, नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। जिस मुख्यमंत्री की हरियाणा की महिलाओं के लिए इस तरीके की भाषा अगर मुख्यमंत्री विधानसभा में उपयोग करते हैं, तो आज हरियाणा की महिलाएं अपने स्वाभिमान को बचाने के लिए हरियाणा के पंच, सरपंच, छोटे दुकानदार, कर्मचारी, खिलाड़ी, नौजवान, बेरोजगार युवा, सभी वर्ग आज हुड्डा साहब के कार्यकाल को याद करता है। हुड्डा साहब के 10 साल को उस कार्यकाल को याद करता है
तो फिर आप लोग ये क्यों कह रहे थे? और भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि भाई राजस्थान का विधानसभा का जो चुनाव परिणाम है वो बहुत हद तक हरियाणा को प्रभावित करेगा। अब तो वहां सरकार आ गई तो प्रभावित तो फिर होगा। फिर आपको क्यों लग रहा है कि वो भाई युवा तो राजस्थान में भी था, और अगर आपकी नीतियां इतनी बेहतर थी तो फिर वही चीजें देख करके हो सकता है यहां भी खड़ा हो जाता, लेकिन वहां तो आपके ऊपर भरोसा किया नहीं आपकी सरकार पर। अब यहां आपको ले आएगा, ऐसा क्यों आपको लग रहा है? साहब वो व्यक्तित्व है जो अपनी बात पर हमेशा अडिग रहते हैं, जो बात कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं। बिल्कुल असर पड़ेगा, 2, 4, 5 सीटों का हमें असर पड़ेगा, इस बात से मैं मना नहीं कर रहा। अगर हम 80 सीटें जीत रहे थे तो हम 75 सीटें जीतेंगे, लेकिन ये तय है। उस तय के कारण है हुड्डा साहब ने अपने कार्यकाल में मेट्रो चलाने का काम करा। मैं आऊंगा प्रवीण जी, मैं आऊंगा। अभी 2 लोग और हैं, उनका मैं रिएक्शन। मेडिकल और शिक्षा का हब बनाने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को 4 बार जलाने का काम करा। हुड्डा साहब ने पहली बार मुख्यमंत्री बनते। ठीक है, आज काफी हरियाणा सेंट्रिक होकर मनीष जी आप लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी जब हम लोग इलेक्शन के पहले चर्चा कर रहे थे तब तो आप लोग ही बार बार कहते थे कि देखिए राजस्थान की जनता इनको सबक सिखाएगी, मध्य प्रदेश में इनको सबक सिखाएंगे, छत्तीसगढ़ में तो आप लोग खुद थे तो आप लोग कह रहे थे कि नहीं वहां आप लोग वापसी करेंगे, लेकिन वहां की जनता ने आप लोग को नकार दिया। और अभी भी आप कह रहे हैं कि नहीं अभी अब हरियाणा की जनता इनको सबक सिखाएगी। नहीं, हरियाणा का जो विषय है, हरियाणा के जो भौगोलिक आज स्थिति है, हरियाणा के जो हालात इन्होंने आज बदतर किए इस 9 साल के 9.25 साल के कार्यकाल में, बीजेपी के राज में, आज हरियाणा का युवा आज अमेरिका में जाकर ट्रक चला रहे हैं। हमारे सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी हरियाणा के युवाओं का हरियाणा में तो ख्याल रखते हैं, अमेरिका तक भी जो हरियाणा का युवा है उनसे भी विचार विमर्श करते हैं और उनसे एक बात कहते हैं, एक सांत्वना देने की बात होती है, एक में साथ खड़े होने वाली बात होती है, जो हमारे नेता के अंदर है। उन्होंने कहा अगर आपका एक बेटा अमेरिका में है तो दूसरा बेटा हरियाणा में है। चलिए खटाना जी, अब आपकी बात का जवाब मैं प्रवीण जी से ले लूंगा, लेकिन मैं अब मनदीप जी का भी रुख कर लेता हूं। मनदीप जी, देखिए कोशिश करने वालों की तो खैर हार नहीं होती, लेकिन फिर भी आप लोग भी जो उम्मीद कर रहे थे, जिस तरीके से आप लोग पार्टी को बढ़ा रहे थे आगे, वो सफलता आप लोगों को भी नहीं मिली राजस्थान के अंदर। ये जरूर है कि कुछ वोट्स आप लोगों को मिले वहां पर। कैसे देखते हैं इसको, और आप लोगों को क्या नजर आया, कारण क्या रहा, जो उम्मीद आप लोग कर रहे थे वो पूरी नहीं हुई? मनदीप जी। आयुष भाई, कोई भी राजनीतिक दल है अपने विस्तार के लिए, अपने एक्सपेंशन के लिए लगातार प्रयासरत रहता है। हरियाणा के साथ लगता राजस्थान का क्षेत्र है। जब हरियाणा में काम कर रहे थे तो राजस्थान में संगठन को बढ़ाने और विस्तार करने का फैसला पार्टी के द्वारा लिया गया। हमारा संगठन वहां पर नया था, बूथ लेवल पे जो वर्कर, जो कार्यकर्ता होने चाहिए थे, उस तरह का संगठन का वहां पर निर्माण नहीं हो पाया क्योंकि समय बहुत कम था और चुनाव आ गए थे। और राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है और स्थिति है वो बहुत लंबी है। एक हल्का लगभग 100 किलोमीटर के दायरे में है। एक गांव इस तरफ और दूसरा उस तरफ, वो 100 किलोमीटर के दायरे में। हेलो जी जी मनदीप जी, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं गया हूँ उन इलाकों में, इसलिए मैं समझ रहा हूँ आप जो बात। बस ठीक। उसके बाद एक बात और कहना चाहूंगा कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए लोकतंत्र में सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो है संगठन का मजबूत होना और कुशल नेतृत्व क्षमता। ये 2 चीजें बहुत जरूरी है लोकतंत्र में कामयाबी के लिए। हरियाणा में हमारा संगठन ग्रास रूट तक मजबूत है। डॉक्टर अजय सिंह जी का नेतृत्व, उनका अनुभव और दुष्यंत चौटाला जी के काम करने की कुशलता और कर्तव्य परायणता, वो आम जनता, आम हरियाणवी देख रहा है। उसी पर विश्वास करके हरियाणा प्रदेश की जनता ने एक युवा को वोट किया, वो भी बहुत कम समय में, मात्र 8 महीने के बाद चुनाव आ गए थे और 10 सीटें जीत करके हम आज सरकार में हैं। और गठबंधन सरकार में हम पूर्ण सकारात्मकता के साथ लगातार सरकार के जो भी कल्याणकारी नीतियां हैं उनको सरकार के साथ बैठ करके सुझाव दे करके उनको क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं। हमारे नेतृत्व के अंदर एक बात बड़ी पॉजिटिव है कि सकारात्मकता के साथ अपना काम करते हैं। किसी प्रकार की कोई नेगेटिव पॉलिटिक्स आज तक डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने, दुष्यंत चौटाला जी ने, देखिए अभी तो मैंने ये सवाल हालांकि प्रवीण जी से भी पूछा, मैं आपसे भी पूछूंगा। तो अभी दीपेंद्र हुड्डा हो या भूपेंद्र हुड्डा हो या कांग्रेस के कोई भी नेता, आप उनसे पूछ लीजिए, जब भी हम लोग उनसे सवाल पूछते हैं तो उनका यही कहना है कि बीजेपी जेजेपी ने काम नहीं किया प्रदेश के अंदर, और जेजेपी को लेकर के खासतौर से अटैकिंग मोड पर रहते हैं कि जेजेपी का तो सुपड़ा साफ हो जाएगा। मैं आयुष भाई उस पर भी मेरा जवाब दे रहा हूं। इन्हें सबसे बड़ा जो खतरा है दुष्यंत चौटाला जी से, इन्हें खतरा इसीलिए नजर आ रहा है कि एक 35 साल का युवा जो 25 साल की उम्र में लोकसभा का सांसद बन गया, अपने आप को बेहतर सांसद अपने कार्यों के द्वारा उसने साबित किया।
नरेंद्र मोदी जी का दिल जीतने वाला ये युवा सांसद आज हरियाणा प्रदेश में उप मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन कर रहा है और जन जन के काम आ रहा है। पब्लिक उनके पास बिल्कुल खुले दिल से उनके पास जाकर के अपनी बात रखती है। इन्हें अपनी जो सियासती जमीन है वो खिसकती हुई नजर आई इस युवा के नेतृत्व क्षमता, कार्य और कर्तव्य परायणता की वजह से। तो वो तो अपनी खीन मिटा रहे हैं। और मैं एक पहले कह रहा था कि अभी 3 राज्यों 4 राज्यों के चुनाव है और कांग्रेस मुक्त भारत जो हर बच्चा, हर भारतवासी स्वप्न देख रहा है वो लगभग पूरा होता हुआ नजर आया। आज देश की सबसे पुरानी पार्टी का ये हाल है आयुष भाई कि आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई नाम लेवा भी बचेगा। मेरे ख्याल से अभी खटाना साहब ने भी कांग्रेस का नाम कहीं नहीं लिया है। वो केवल और केवल हुड्डा पर केंद्रित होकर के रह गए। कांग्रेस का नाम उन्होंने नहीं लिया। एसआर के एक गुट और है इनके पास, शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी जी, उनका ये कहीं नाम नहीं ले रहे। ये केवल ये भी कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे। इन्हें पता है कि कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला हरियाणा प्रदेश में बिल्कुल नहीं है। जी, आपकी बात के लिए मनीष जी उसका जवाब देंगे। हालांकि मैं तो ये कहूंगा लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती, वो तो जनता तय कर देगी ना कि कौन रहता है कौन नहीं रहता। मैं निवान जी का रुख कर रहा हूँ। निवान जी, कैंडिडेट आप लोगों ने भी उतारे और आपसे भी मेरी चर्चा हो रही थी इन चुनावों से पहले, तब भी आपने कहा था कि आयुष जी आप देखिएगा ये जो चुनाव परिणाम है या फिर ये जो चुनाव हो रहे हैं ये बहुत कुछ बताएंगे। 24 का चुनाव अब बिल्कुल नजदीक है। आप लोगों ने भी कैंडिडेट उतारे जिन राज्यों में चुनाव थे, लेकिन आप लोगों को भी सफलता नहीं मिली। क्या कारण नजर आया आप लोगों को? बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले तो मैं बीजेपी के सभी जितने भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं उन सबको बधाई देना चाहता हूँ कि उनको जीत मिली है। और जो जनता का परिणाम होता, जनता का जो एक मैंडेट होता है वो सर्वोपरि होता है। इनको बहुत बधाई है। और दूसरी बात, जहां तक इन्होंने कैंपेन किया, अगर आपने इनका कैंपेन देखा होगा तो इन्होंने, निवान जी कांग्रेस को भी बधाई दे दीजिए, मनीष जी को भी बधाई दीजिए। भाई तेलंगाना तो जीते ना वो। नहीं, बिल्कुल उनको भी बधाई है। तेलंगाना में, साउथ में वो और मजबूत हुए हैं। कर्नाटका के बाद अब एक दूसरा स्टेट साउथ का उन्होंने जीता है, तो उनको भी बधाई है। तो जहां तक भाजपा के कैंपेन की बात है, कैंपेन में इन्होंने बहुत एग्रेसिवली कैंपेन किया। इन्होंने गारंटीज जैसे वर्ड्स का उपयोग किया जो कि पर्टिकुलर बीजेपी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स नहीं है, क्योंकि इससे पहले कभी इन्होंने गारंटी का उपयोग नहीं किया। आपको पता है कि गारंटी का उपयोग कौन करता है? अरविंद केजरीवाल की गारंटी। हम हमेशा से स्टार्टिंग से गारंटी वर्ड अरविंद केजरीवाल जी यूज करते हैं, तो इन्होंने हमारा कैंपेन यूज किया। उसके अंदर इन्होंने जनता के साथ बहुत सारे जनता को वादे किए हैं। जैसे इन्होंने बोला कि हम 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। इन्होंने बोला कि हम ये एक इनकी लाडली योजना जो लेके आए, जिसमें ये हर महिला को जो है वो छत देने की बात कर रहे हैं, हर बेटी को स्कूटी देने की बात कर रहे हैं। या इन्होंने 2700 पर क्विंटल धान का जो है एमएसपी इन्होंने बोला। ऐसे बहुत सारे इन्होंने वादे किए हैं। अब जनता भी इनसे ये उम्मीद कर रही है कि ये जैसे अब जीत गए हैं तो सिर्फ इन स्टेट्स में नहीं, लेकिन जिन स्टेट्स में ये पहले से हैं उनकी क्या गलती है वहां पर भी लागू कर दीजिए। जैसे हरियाणा में लागू कर दीजिए, आप हरियाणा में 450 का सिलेंडर लागू कर दीजिए। ऐसा ना हो कि हरियाणा में भी जब चुनाव है उससे पहले घोषणा हो जाए और फिर उसके बाद सिर्फ चुनावी घोषणा बन के रह जाए। अभी लागू कर दें ताकि अब लोगों को समय रहते सुविधा मिल जाए। जैसे इन्होंने अभी इन्होंने अनाउंस किया तीर्थ यात्रा, अभी तक कुछ नहीं हुआ उस पर। ऐसे घोषणा बस ना हो, कुछ ग्राउंड पे भी नजर आए। और जहां तक देखिए कांग्रेस की बात है, कांग्रेस हमने देखा कि इन 4 स्टेट्स में कांग्रेस पे लोगों ने ज्यादा एतबार नहीं किया है। और कांग्रेस को जिस तरह से सबको लेकर और जिस तरह से जॉइंटली एक मजबूत विपक्ष की तरह चुनाव लड़ना चाहिए था, या अपनी सत्ता को बचाने के लिए जिस तरह से चुनाव लड़ना चाहिए था, कांग्रेस उस तरह से स्ट्रांगली नहीं लड़ पाई है। तो मुझे लगता है कांग्रेस को भी उससे सीखने की जरूरत है। और जो कमियां रही, जो गलतियां हुई, उससे आम आदमी पार्टी को भी सफलता क्यों नहीं मिली? कैंडिडेट्स तो आप लोगों ने उतारे ना, मध्य प्रदेश के अंदर उतारे आप लोगों ने कैंडिडेट, छत्तीसगढ़ के अंदर उतारे आप लोगों ने कैंडिडेट, आप लोगों को सफलता क्यों नहीं मिली? देखिए, मैं आपको पहले बता देता हूं कि जब हमने गुजरात में चुनाव लड़ा था पंजाब के बाद, तो हमने फुल स्ट्रेंथ चुनाव लड़ा था। हमने ये घोषित किया था कि हम अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। हम 14% वोट लेके और हम राष्ट्रीय पार्टी का हमें दर्जा मिला। उसके बाद जब हम राष्ट्रीय पार्टी बन गए, हमने अनाउंस किया था कि जो नेक्स्ट इलेक्शन हम फुल स्ट्रेंथ लड़ेंगे वो हरियाणा होगा। ये आप हमारे बैकलॉग्स में जाके चेक कर सकते हैं। लेकिन जबकि हम एक राष्ट्रीय पार्टी हैं, पूरे देश से ऑर्गेनाइजेशन वाइज हमें लोगों ने अप्रोच किया और लोगों ने बोला कि आप राष्ट्रीय पार्टी हैं, हम चाहते हैं कि हम यहाँ चुनाव लड़ें आपके बैनर पे। तो जब हमें जहां जहां फिजिबल कैंडिडेट्स मिले, जहां जहां हमें लोगों ने चाहा कि वो हमारे पार्टी के बैनर पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, अच्छे कैंडिडेट्स थे जिनके ऊपर कोई दाग नहीं थे, तो हमने उनको एनकरेज किया।
राष्ट्रीय पार्टी है और हर एक को अधिकार है चुनाव लड़ने का। लेकिन आप हमारे बैकलॉग चेक कीजिए, हमारे बड़े नेताओं की बाइट चेक कीजिए। हमने गुजरात चुनाव के बाद ये अनाउंस किया था जो हमारा नेक्स्ट बिग इलेक्शन, फुल स्ट्रेंथ इलेक्शन होगा वो हरियाणा होगा। तो हमारा फोकस हमेशा से गुजरात के बाद हरियाणा ही है। ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे कैंपेन हो, चाहे स्ट्रैटेजीज हो, तो हमारा फोकस अभी फिलहाल पूरा हरियाणा है। और मैं आपको ये आश्वस्त, आपके थ्रू जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो कमियां इन राज्यों में कांग्रेस की रही हैं, हरियाणा में आपको उस तरह की कोई भी कमी नहीं दिखेगी, क्योंकि एक विकल्प की तरह हम पूरी ताकत से, पूरी स्ट्रेंथ से बीजेपी को टक्कर देंगे। दीवान जी, अभी इसमें भी ज्यादा समय नहीं है, मैं कंप्लीट कर रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हरियाणा नहीं जीतेगी क्योंकि वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या राजस्थान जीती है। बीजेपी को जनता को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने हरियाणा में क्या किया और क्यों उन्हें जीतना चाहिए, क्योंकि हरियाणा में वो पूरी तरह से विफल रहे हैं और हम बहुत कड़ी उनको चुनौती। चलिए, आप चुनौती देने वाले, ठीक है। आपने जो बात कही है वही समय मैं जवाब पाएंगे, ठीक है। प्रवीण जी, हरियाणा की बात अलग है। हरियाणा में आप लोग डिलीवर नहीं कर पाए, वो स्टेट ऐसे थे जहां पर वहां की सरकारों ने काम किया, इसलिए आपको मैंडेट वहां पर मिल गया। जवाब दीजिए। नहीं, देखिए आयुष भाई, देखिए ऐसा है, मैं कई बार तो हैरान होता हूं कि ऐसे प्रवक्ता मित्र आते हैं और उनकी पार्टी के नेता उनको समझा के क्या भेजते हैं कि भैया अब आपने झूठ बोल के बचना है, तो किस तरह का झूठ बोला जाए। तो झूठ बोला गया। देखिए साहब, हमने फुल स्ट्रेंथ से चुनाव नहीं लड़ा, जबकि ये वो लोग हैं जो राजस्थान के अंदर पंजाब सरकार का जहाज लेके घूमते रहे, अरविंद जी और भगवंत मान जी, और रैलियों करके ये बात कहते रहे कि साहब दिल्ली और पंजाब में जो हमने काम किया हमारा विश्वास कीजिए। अरे भाई आपने, मैंने बीच में टोका था, आपको बीच में टोका था। नहीं दीवान जी, आपकी बारी आएगी ना, आपकी बारी आएगी, मैं आपकी बारी आएगी, आप बोल लेना, ठीक कर लेना। तो ये भी हमने नहीं कहा कि हम लगातार ये झूठ बोलते हैं। अरे भाई रुक जाओ, अपनी बारी में बोलिए, आप बोलिए। तो पंजाब सरकार के पेट्रोल पे घूम घूम के ये कहते रहे कि साहब आपने जो पंजाब में काम किया, दिल्ली में काम किया, उस आधार पे मैं वोट दीजिए। और कमाल ये आयुष भाई, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है दुनिया में, एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी जिसने नोटा से भी कम वोट लिए हैं इन राज्यों में, जिसने जितने उम्मीदवार खड़े किए हैं सबके नोटा से कम वोट है, सबकी जमानतें जब्त हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, गोवा, भाई अरविंद केजरीवाल के झूठ को देश की जनता बहुत पहले पहचान चुकी है। मैं तो कई बार कह चुका हूं आपके चैनल पे, आप देख लीजिएगा, ये हरियाणा में भी इनका यही हाल होने वाला है। नोटा से ज्यादा वोट नहीं मिलने वाले, क्योंकि इनके झूठ को जनता पहचान चुकी है। अब बात आती है कि साहब आपने हरियाणा में क्या किया, ये बताएं। मैं कांग्रेस भाई का जवाब देते देते सब बताऊंगा। कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि देखिए याद करती है जनता हुड्डा साहब की सरकार को। बिल्कुल याद करती है साहब, रात को डर के उठ जाते हैं लोग याद करके उस 10 साल को। उस क्राइम रेट तो आपकी सरकार में बढ़ गया। अरे भाई बीच में क्राइम तो आपकी सरकार में बढ़ गया। आयुष भाई इनको चुप कीजिए। खटाना जी सुन लीजिए, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा। ठीक है खटाना जी सुन लीजिए, मैं इसके बाद आपके पास आऊंगा, आप जवाब दीजिएगा। एक सेकंड। अभी प्रवीण जी को जवाब दीजिए। 9 साल में क्या किया? ऐसे डिस्टर्ब करोगे आप ये बताइए। ठीक है मनीष जी अपने समय में आराम से आप सवाल उठा लीजिएगा, लेकिन अभी उनका वक्त है, अभी उनका वक्त। देखिए खटाना साहब, खटाना जी अभी नहीं। मैं आपको समय दूंगा, आराम से जवाब दीजिएगा। आप सारी बातों का काउंटर करिएगा। एक सेकंड प्रवीण जी, मनीष जी। आयुष भाई ये होता क्यों है, मैं आपको समझाता हूँ होता क्यों है, ये बीच में डिस्टर्ब क्यों करते हैं। नहीं मनीष जी अरे अपने समय में आराम से जवाब दीजिएगा ना, आराम से जवाब दीजिएगा। एक एक करके बात आने दीजिए ना पहले। मनीष जी रुकिए। इनको चुप कराइए। मनीष जी रुकिए। म्यूट कीजिए इनको अगर बीच में डिस्टर्ब करते। देखिए मैं ये इतना झूठ बोलता हूं, मैं एक लाइन बीच में बोला। अरे मैं बता रहा हूँ ना, आप इतना झूठ बोलते रहे, मैं एक लाइन नहीं बोला बीच में। अब आप सुन लीजिए ध्यान से, जनता फैसला करेगी झूठा कौन और सच्चा। क्या मैंने मेट्रो झूठ बोला? इसको को फैसला। अरे मैं बता रहा हूं मेट्रो झूठ बोला। 1600 करोड़ के बिल माफ करेंगे। अरे खटाना जी एक तो आप अपने समय में, मैं आपको समय दूंगा, आराम से उसका जवाब दीजिएगा। दूसरा ये कि भाई ये तो जनता पर छोड़िए ना, आप सच बोल रहे हैं या प्रवीण जी सच बोल रहे हैं, ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी ना, ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी। सुनिए मनीष जी सुनिए, देखिए इस तरीके से समय खराब हो रहा, खाली समय खराब कर रहे हैं आप दोनों लोग, एक दूसरे का समय खराब करेंगे, कुछ हासिल नहीं होगा उससे। एक एक करके बोलेंगे, सबकी बात जाएगी, जनता सुनेगी। प्रवीण जी देखिए ये फिर शुरू हो गए। अरे यार बहुत हो गया तुम्हारा यार। अब देखिए ऐसा है, आज भी लोग याद करके डर के उठ जाते हैं उस 10 साल के कार्यकाल को, जो भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद और ऐसे हालात थे। गैंगस्टर जेल से बैठ के ऑपरेट करते थे, राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, ये हालात थे उस वक्त। कहते किसान हुड्डा साहब के साथ है। अरे आप तुलना कीजिए अतुल भाई, मनोहर लाल जी की ने अब सत्ता संभालते ही 54 ऐसी योजनाएं प्रदेश में शुरू की किसान भाइयों के लिए।
आज हरियाणा प्रदेश के अंदर किसान भाइयों को देश में सबसे ज्यादा मुआवजा मिलता है, जबकि हुड्डा साहब के कार्यकाल में कितना था? 6,000 रुपए। किसान प्रदर्शन करते रहे, मुआवजा बढ़ा दो, हुड्डा साहब ने नहीं बढ़ाया। किसानों की जमीन को लूट लिया जिस आदमी ने, सीएलयू के नाम पे बिल्डरों को रिलीज कर दिया, जिसने कभी किसान की ना सरसों खरीदी, ना बाजरा खरीदा, ना सूरजमुखी खरीदी, जिसने किसान के ये हालात कर दिए कि किसान का पेट पीठ से लग हुड्डा साहब के राज में जीरी गई राज में, अभी देखो बीजेपी और जेजेपी के राज में जीरी गई राज में। भाई क्यों परेशान? खटाना जी, नहीं खटाना जी, भाई खटाना जी, देखिए ऐसे तो जब आप बोल रहे थे भी प्रवीण जी आपको एक एक बात पे टोकते, तो आप जो बात कह रहे थे वो रख नहीं पाते ना। खटाना जी ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। सुनिए, पहले सुन लीजिए, अब आपके सवाल हैं तो उसका जवाब आएगा ना उधर से, फिर आप सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब आएगा। मनीष जी एक एक बात का जवाब दूंगा। अरे मनीष जी सुनिए भाई, अब आप किसान की बात सुनिए, अब आप युवा की बात सुनिए, अब आपने जो सवाल या जो आरोप लगाए उसका जवाब सुन लीजिए, फिर जवाब फिर आरोप लगा दीजिएगा। अभी सुनिए, पहले अभी सुनिए। अरे मनीष जी सुनिए भाई, मनीष जी नहीं मनीष जी इस तरीके से नहीं होगा, ये तो चर्चा खराब करने वाली बात हो रही है। सुनिए तो आप सुन ही नहीं रहे। देखिए अब ये कहते हैं कि देखिए जी हरियाणा में मेट्रो पे अब ये देखो फिर शुरू हो गए। भाई रुक जाओ, मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा मनीष भाई, एक एक करके हर बात का जवाब दूंगा, मेरा वायदा है। जो आपने मेट्रो का जवाब दो पहले, मैं सबका दूंगा। अभी उन्होंने सरकारी हॉस्पिटल का जवाब देना, सबका दूंगा भाई, सबका दूंगा। रुको तो, इन्होंने कहा कि हरियाणा प्रदेश का युवा हुड्डा साहब के साथ है। अब तुलना आयुष भाई आप करेंगे और दर्शक करेंगे। हुड्डा साहब के कार्यकाल के अंदर जिस युवा की नौकरी को खा गए, जिस युवा को रोजगार नहीं दिया, जिस युवा की नौकरी की बंदर बांट करके अपने चहेतों को दे दी, जिस युवा के रोजगार को अपने सत्ता के जो नजदीक थे उनके ऊपर लुटा दिया, अब बताइए वो युवा इनका साथ देगा या मनोहर लाल जी का देगा? जिन मनोहर लाल जी ने इनके मुकाबले दुगने से ज्यादा पक्की सरकारी नौकरियां दे दी, जिन मनोहर लाल जी ने प्राइवेट उद्योग और योजनाओं के जरिए 47 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया, अब वो चेयरमैन करोड़ों रुपए के साथ की सरकार है। अरे भाई बीच में क्यों बोल रहे हो यार, क्यों बोल रहे हो बीच में? आपको बताऊंगा, सब बताऊंगा, बीच में डिस्टर्ब मत करो भाई। अब मुझे अरे आपकी 12 नौकरियां कोर्ट ने रद्द की हैं और मैं गारंटी देता हूं, बता दो 25 पेपर कौन से लीक हुए हैं। आप तो वो लोग हो जिन्होंने झूठा ये प्रयास किया। अरे झूठ क्यों बोल रहे हो भाई, झूठ मत बोलो। अच्छा प्रवीण जी मेट्रो वाली बात का भी जवाब दीजिए। कोर्ट में चले गए, चलिए मेट्रो वाली बात का जवाब ले लेते हैं मनीष जी की। हाँ आपका एचएससी का चेयरमैन करोड़ों रुपए हुआ या नहीं हुआ? अब नहीं खटाना जी, भाई देखिए खटाना जी, अब मैं ये कह रहा हूं, फिर अब आप भी जब जवाब देना शुरू करेंगे तो प्रवीण जी भी आपको इसी तरह से टोकना शुरू कर देंगे। नहीं मैं इनके और जवाब देता हूं। देखिए आयुष भाई अंतर को समझना पड़ेगा। अंतर ये है कि एक तरफ हुड्डा साहब की सरकार थी जिसमें नौकरियों की बंदरबाट होती थी, पैसा चलता था, सिफारिश चलती थी। फिर उसके बाद आए मनोहर जी जिन्होंने पारदर्शिता के आधार पे योग्यता अनुसार नौकरियां देनी शुरू की। आज हरियाणा के अंदर रिकॉर्ड है आयुष भाई कि युवा अपनी योग्यता से बिना पर्ची बिना खर्ची नौकरी पा रहे हैं। एक समय वो था हुड्डा साहब की सरकार में एचसीएस की भर्तियां निकली थी आयुष भाई, विपक्ष ने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लिस्ट जारी कर दी थी कि देखिए ये लोग नौकरी पे लगेंगे, और उसमें 60 बच्चे वो थे जो भूपेंद्र हुड्डा के आसपास के, उनके रिश्तेदारों के, नजदीकियों के, उनके बच्चे थे, और वो वही लिस्ट अगले दिन जारी हुई है। मतलब इस प्रदेश के अंदर ये हाल होते थे नौकरियों के। अब सोचिए युवा कैसे ऐसे व्यक्ति के साथ लग सकता है? इस व्यक्ति ने उनके साथ धोखा किया। और अभी मनीष खटाना जी, इतने सारे मुद्दे जो आप उठा रहे थे, कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा का तो कार्यकाल लोग याद कर करके सिहर जाते हैं। ठीक है मनीष जी, एक सेकंड प्रवीण जी, मनीष जी, हाँ मनीष जी ठीक है मनीष जी। युवाओं के रोजगार की बात करते हैं, हरियाणा का हर घर, हर 10वें घर से एक जवान भारत माता की सेना में भारत माता की रक्षा के लिए होता है। अरे भाई तो अग्निवीर योजना तो पूरे देश के लिए है। फिर मैं तो वही सवाल मनीष जी आपसे पूछूंगा ना, तक उनको बोला जो आपने क्या किया देश की सेना के साथ बलिदान देने के लिए तैयार है लड़ाई के अंदर भाई। विधानसभा में खड़े होकर कहा कि सरकारी पद खाती है, आपने तो सरकारी पद खाती है, भ्रष्टाचार आपका था। बताइए अगस्ता वेस्टलैंड के अंदर क्यों नहीं भरे? फोर्स के अंदर याद है को भरो मनीष जी, फोर्स याद है में सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए। आपकी सरकार में बच्चे इंटरव्यू तक नहीं पहुंच पाए। आपकी सरकार में 4 साल के लिए बच्चों को लिया गया। के अंदर घोटाला, आपकी सरकार में सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या करी। आपकी सरकार में बच्चों के सिर फोड़े गए। आपकी सरकार में हरियाणा
और उस लूट का नतीजा ये हुआ कि हरियाणा की सम्मान लाने की बात करी, उनको दिल्ली की सड़कों पर घसीट कर फेला गया। आपकी सरकार में जिस तरीके से महिला कोच ने आपके अभियान कीजिएगा, आपके मुख्यमंत्री ने आपके खेल मंत्री का बचाव करा, क्या उनका हरियाणा की बेटियों के सम्मान में क्या एक बार भी खड़ा होना नहीं बनता था? सिंह हुड्डा को सही जगह खट्टर साहब ये कहते हैं कि नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा, बताइए आपने कितना प्रयास किया, कितनी राजनीति करने की कोशिश की है, लेकिन आपके राज के अंदर जेल से गैंगस्टर कर रहे हैं, जेलों से धमकियां आ रही हैं, व्यापारियों को धमकियां आ रही हैं, मंत्री को बर्खास्त पलायन कर रही हैं, जहां महिलाओं को सम्मान नहीं, तो खिलाड़ियों को सम्मान नहीं, युवाओं को रोजगार नहीं, बुजुर्गों को पेंशन नहीं, आंकड़ा सरकारी स्कूलों में अध्यापक नहीं। चलिए मनीष जी, फिर तो मैं कहूंगा ना ये तो प्रदेश की जनता तय करेगी, क्योंकि ये सारे मुद्दे तो अलग अलग प्रदेशों में भी थे, लेकिन वहां की जनता ने जो दिया है मैंडेट वो आज दिख रहा है। अब देखते हैं हरियाणा प्रदेश की जनता इन मुद्दों के साथ खड़ी होती है नहीं खड़ी होती है, ये भी प्रदेश की जनता तय करेगी। मनदीप जी, लेकिन जब सरकार की बात होगी, एक सेकंड मनदीप जी, जब सरकार की बात होगी तो साझेदार आप भी हैं, यानी कि सवाल आप लोगों के ऊपर भी हो जाते हैं। निश्चित तौर पर आयुष भाई, ये अभी मैं सुन रहा था खटाना साहब को, ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं जैसे किसी डिबेट में ना बैठ करके किसी रैली के अंदर भाषण दे रहे हो। इस प्रकार की भाषण बाजी रैली में तो हो सकती है, स्टेज से मंच से संबोधित किया जा सकता है, लेकिन आप किसी चैनल की डिबेट पर बैठ करके इस तरह की बातें नहीं कर सकते। यहाँ तो आप जो मुद्दा है उस तर्क पर बात की जाएगी। आज जो मुद्दा है वो इसी प्रकार का है। जो मैंने सुना, क्या वो मुद्दे हरियाणा के मुद्दे नहीं है? नहीं मनीष जी, ठीक है मनीष जी, लेकिन फैक्ट्स के साथ बात होगी ना। देखिए अब आप डाटा को मानेंगे नहीं, वो तो कह रहे हैं नौकरी ज्यादा दी, आप काम कर रहे हैं तो अपने पुत्र को राजनीति में स्थापित करने के लिए केवल और केवल असफल प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बात और बता दूं कि दीपेंद्र हुड्डा जिस दिन पहली बार सांसद बने उस दिन उनके पिता मुख्यमंत्री थे। जब दोबारा 2019 के अंदर बने, 14 में बने, तो उनके पिता मुख्यमंत्री थे। 2019 का जब चुनाव आया उनके पिता मुख्यमंत्री नहीं थे। पिता और पुत्र दोनों को हरियाणा प्रदेश की जागरूक जनता ने, जागरूक किसानों ने, जागरूक कर्मचारियों ने, जागरूक व्यापारियों ने उन्हें धूल चढ़ाने का काम किया। आज केवल और केवल आप लोगों को सपने में दुष्यंत चौटाला जी की जो कार्यशैली है, जो कार्य कर्तव्य परायणता है हरियाणा प्रदेश की जनता, मनीष जी इस तरह से तो ना तो आपकी बात को कोई सुन पा रहा है, सुनाई मनदीप जी की बात को सुन पा रहा है। मनीष जी आपको ऐसा लग रहा है कि आप बोल रहे हैं और प्रदेश की जनता उसको सुन रही है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, ऐसा हो नहीं रहा मनीष जी, क्योंकि आप लोगों के बीच में बोल रहे हैं और इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि आप बोल क्या रहे हैं। तक बन पाए जब उनके पिता मुख्यमंत्री थे। नहीं एक चीज देखिए, मनीष जी के चेहरे से बौखलाहट नजर आ रही है, मनीष जी की बातों में घबराहट नजर आ रही है। मनीष जी ने जितना समय लिया केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कोई बात नहीं की। अरे हाँ, ये तो बड़ा ठीक है मनीष जी आप कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं। मनदीप जी आपने अच्छा याद दिलाया। मनीष जी आप कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं, आप खाली भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहे हैं। इसलिए हारे कि उनके पिता मुख्यमंत्री नहीं थे। वो पहला चुनाव था दीपेंद्र हुड्डा का जब उनके पिता मुख्यमंत्री नहीं थे। क्या उन वोटों में, क्या उन मतदाताओं में किसान नहीं थे? क्या उन मतदाताओं में व्यापारी नहीं थे? क्या उन मतदाताओं में कर्मचारी नहीं थे? मनीष जी सच्चाई को स्वीकारिए, आज कोई कांग्रेस का नाम लेने वाला नहीं है। आज कांग्रेस के पास ना संगठन है, ना कांग्रेस के पास नेतृत्व क्षमता है, ना कांग्रेस के पास कोई नीति है। और मैं कहता हूं कि लोकतंत्र में जब ये तीन चीजें नहीं होगी तो उसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी गठबंधन की जो सरकार चल रही है उस सरकार से पूरी तरह से हरियाणा प्रदेश का किसान, हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी, हरियाणा प्रदेश का युवा पूर्णतः संतुष्ट है। आज किसान के फसल की जो कीमत है उसके खाते में डायरेक्ट आती है। जब राष्ट्रीय यही तो बड़ा दिलचस्प है ना, आप कहते हैं कि आप किसान के लिए काम कर रहे हैं, आप कहते हैं आप युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, विपक्ष कहता है साहब आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं जनता ये देख रही है ना, जिसके लिए आप काम कर रहे होंगे उसके पास पहुंच रहा होगा
और नहीं पहुंच रहा होगा तो जो विपक्ष कह रहा है उसके साथ जनता आ जाएगी। निवान जी, आज किसान की फसल का एक एक पैसा उसके खाते में जा रहा है। मनदीप जी आपकी बात आ गई। अभी निवान जी बता रही है कांग्रेस का सुपड़ा निवान होने वाला, बोल रहे हैं। ठीक है प्रवीण जी एक सेकंड। अभी निवान जी, हाँ निवान जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ, 1 मिनट नहीं बोला, मुझे अपनी बात 2 मिनट करेंगे, फिर दोबारा ये मनीष भाई आप जो आए बाएं साए बोल रहे हो ना, यही ठीक है। अब मनीष जी ठीक है, हो गया आप समझ चुके हैं। निवान जी, अभी निवान जी ठीक है। निवान जी 2024 निवान जी मेरा वादा है। ठीक है। मनीष जी अरे भाई आप निवान जी को तो सुन लीजिए भाई। निवान जी अभी निवान जी का समय है, एक सेकंड। प्रवीण जी, मनीष जी एक सेकंड। अभी भाई निवान जी का वक्त है, थोड़ा सा उनको बोलने दे भाई, बहुत देर से कुछ बोलना चाह रहे हैं। निवान जी अभी निवान जी ठीक है। निवान जी अरे मनीष जी भाई यहाँ दावे मत करिए, दावे करिएगा अभी, अब जब चुनाव आएगा तो खूब दावे करिएगा। अभी निवान जी बुखला गए मनीष भाई की स्ट्रैटेजी है कि केवल और केवल कांग्रेस के ऊपर टारगेट करें, वीक टारगेट करें, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। यही इन्होंने मध्य प्रदेश में किया, यही इन्होंने छत्तीसगढ़ में किया और इनको यही सूट करता है। लेकिन सर आपको मैं ये बता दूं कि हरियाणा में ये नहीं हो पाएगा। हरियाणा में आप जितना मर्जी 10 साल पहले की कांग्रेस से कंपटीशन करते रहिए सर, आप इस बार आसानी नहीं होगी। आपका मुकाबला होगा दिल्ली के मॉडल से, आपका मुकाबला होगा पंजाब के मॉडल से। आप ये बताइए कि विश्व स्तरीय कितने स्कूल बनाए आपने हरियाणा में? आप एक स्कूल का नाम बताइए सर, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप एक स्कूल का नाम बताइए हरियाणा में जो आपने वर्ल्ड क्लास बनाया। बताइए, थोड़ी तो शर्म करो। एक स्कूल का नाम बताइए सर जो आपने हरियाणा में वर्ल्ड क्लास बनाया हो। अरे भाई आपको शायद पता ही नहीं है हरियाणा के अंदर स्कूल का नाम बताइए। नहीं लेकिन निवान जी ठीक है, आप चैलेंज कर भी रहे हैं, वो वर्ल्ड क्लास नहीं भी बना करके जनता उनके साथ जा रही है, और आप वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाने का दावा करते हैं, फिर भी नोटा से कम वोट आपको मिल रहे हैं। भाई आपको बता देता हूँ 30,000 शिक्षकों के पद खाली है हरियाणा में। अरे भाई सुन तो लो यार दोस्त, 4500 दिखा देता हूँ वर्ल्ड क्लास स्कूल, आइए देखिए एक बार दोस्त। 1,80,000 पद खाली है हरियाणा में। हमने चलिए अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, मेरे पास समय और नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोग का समय निकालने के लिए, चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। राजबड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।